हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, हम क्लास 12 में कंपनी अकाउंट्स के अंडर इशू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। आई होप कि अभी तक जितने सेशंस हमने समझे वो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए। अब हम आज के सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली इशू ऑफ डिबेंचर्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स की तरफ भी मूव ऑन करेंगे। देखिए, जैसे हमने शेयर्स के केस में समझा था कि शेयर्स को हम इशू कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस वगैरह जारी कर कर, तो कुछ इसी तरीके से ही डिबेंचर भी एक सिक्योरिटी है, तो इसके लिए भी इसी तरीके का कंसेप्ट फॉलो किया जा सकता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो डिबेंचर्स हैं उन्हें किस प्राइस पर इशू किया जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए ज्यादा जरूरी समझना ये पॉइंट है। शेयर्स को हम पार और प्रीमियम पर इशू कर सकते थे, लेकिन जो डिबेंचर्स हैं इन्हें हम पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पर इशू कर सकते हैं। आई होप कि अब आपको पता है कि पार का मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये कंसेप्ट, ये टर्मिनोलॉजीज हम इशू ऑफ शेयर्स में ही बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। डिस्काउंट के बारे में भी आपको बताया गया था कि जब हमारी जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से कम होती हो तो उस केस में इशू एट डिस्काउंट का केस अराइज हो जाता है। अब देखिए, जो हल्का सा डिफरेंस हमें यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी सब कंसेप्ट सिमिलर हैं, शेयर की तरह ही हैं, लेकिन यहां जो डिफरेंस है वो क्या होगा। इंस्टेड ऑफ द वर्ड शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हम इशू ऑफ शेयर्स के केस में जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देते थे तो हम टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया करते थे। तो यहां पर ये डिफरेंस है कि शेयर कैपिटल अकाउंट जहां पर यूज हो रहा था उसकी जगह पर हम डिबेंचर्स अकाउंट वर्ड यूज करेंगे। और क्योंकि डिबेंचर्स के साथ एक प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए जब हम ये डिबेंचर्स अकाउंट वर्ड यूज करेंगे तो वो प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में लिख दिया जाएगा। लाइक अगर 12% के डिबेंचर्स हैं तो हम लिखेंगे 12% डिबेंचर्स अकाउंट। आई होप कि ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर रहे। चलिए, अब हम प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स की तरफ ही मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमने इशू ऑफ शेयर्स को बहुत अच्छे से समझा है, तो इसलिए इसमें हमें पता है कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कॉल्स इन एरियर्स का क्या कंसेप्ट होता है, क्या मीनिंग होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ये सब वर्ड्स हमें पता है। तो इसलिए इसके मैं सीधे ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट पर आऊंगी। आपको क्वेश्चन यहाँ पर विजिबल भी हो रहा है, पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा है। चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो मैंने आज का कंसीडर किया है वो इशू एट पार से रिलेटेड है, और हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज ऑन पेज नंबर 8.46। और बुक मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं डीके गोयल की बुक, जिसमें सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर अप किया गया है, वो कवर करती हूँ, वो यूज करती हूँ बुक। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कमल लिमिटेड इशू करते हैं 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, पेबल एज फॉलोज। तो 10 रुपए की एप्लीकेशन, 15 रुपए की अलॉटमेंट है, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है एंड 45 रुपीज की सेकेंड एंड फाइनल कॉल है। हम सब इन इंस्टॉलमेंट्स से फेमिलियर हैं, हमें पता है कि ये क्या है। A person who holds 400 debentures paid the amount of first and second call with allotment। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ये आपको कॉल्स इन एडवांस की इंफॉर्मेशन दी हुई है। Another person who is holding 100 debentures failed to pay the amount due on allotment। तो ये एक तरीके से allotment पर कॉल्स इन एरियर का कंसेप्ट है, लेकिन मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में ये बात क्लियर कर दी थी कि जब ये अलॉटमेंट नहीं पे की जाती है, जब ये इंस्टॉलमेंट नहीं दी जाती है, तब हम जनरली कॉल्स इन एरियर नाम का खाता ओपन नहीं करते। हम बेसिकली कॉल्स इन एरियर कॉल्स के लिए ही ज्यादातर यूज करते होते हैं। तो इसलिए देखेंगे कि अगर हमें ये अलॉटमेंट मनी नहीं मिल रही है तो हमें इसे जर्नल एंट्री में कैसे ट्रीट करना है। ही हाउएवर पेज दिस अमाउंट, लेकिन उसने बाद में ये अमाउंट पे भी कर दिया है। कब पे किया है, जब फर्स्ट
कॉल मनी मंगवाई गई थी तब। तो हमने नेसेसरी एंट्रीज पास करनी है। आपके पास ये हिंट की फॉर्म में कैश एट बैंक का ही टोटल बताया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग्स फिर से वही है कि आपने परफॉर्मा बनाना है, आपने जर्नल एंट्रीज प्रॉपर लिखनी है एंड नरेशन भी साथ में लिखनी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। जहां जहां पर हम शेयर वर्ड यूज करते थे वहां पर हमने डिबेंचर कर दिया, और देखो जो प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो भी साथ में अटैच कर दिया है। तो इसीलिए हमारी जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब क्योंकि हमारे पास जो डिबेंचर्स थे वो थे 5000 के, और हमें जो एप्लीकेशन मनी बताई गई थी वो बताई गई थी ₹10 के हिसाब से, तो इसलिए अमाउंट हमारे पास उभर कर आती है 5000 मल्टीप्लाई बाय 10, 50,000। अब हमने शेयर्स के केस में समझा था कि शेयर एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है। हम इस डिबेंचर एप्लीकेशन मनी को किस में ट्रांसफर करेंगे? जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया है, शेयर कैपिटल की जगह पर वर्ड यूज होगा अकेला डिबेंचर, क्योंकि डिबेंचर एक कैपिटल नहीं है, तो इसलिए हमने यहां पर अकेला टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट वर्ड यूज करना है। इसी 50,000 को हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे। अब बात आती है अलॉटमेंट ड्यू करने की, तो बिल्कुल उसी तरीके से है, पार का केस है। हम करते थे शेयर अलॉटमेंट, शेयर की जगह पर हम लिख देंगे 12% डिबेंचर, तो बन जाएगा 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, फिर से शेयर कैपिटल नहीं लिखना, लिखना है 12% डिबेंचर्स अकाउंट। 5000 हमारे डिबेंचर्स हैं और 25 रुपीज की, 15 रुपीज की हमारी अलॉटमेंट है। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास 75,000 के हिसाब से ये अलॉटमेंट वाली अमाउंट ड्यू हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट जर्नल एंट्री। देखो हमें यहां पर अब क्या बात बताई हुई थी, हमें कुछ डिबेंचर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया ये अलॉटमेंट वाला, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आगे आने वाली दोनों कॉल्स एडवांस में ही पे कर दी। तो अब कैसे ट्रीटमेंट होगी? देखो 400 डिबेंचर वालों ने आगे आने वाली कॉल्स जो कि थी 30 प्लस 45 75 रुपीज की, उन्होंने एडवांस में पे किया है। तो हम 400 मल्टीप्लाई बाय 75 कॉल्स इन एडवांस में 30,000 क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अभी अभी मैंने आपको ये बात क्लियर की है कि अलॉटमेंट नहीं जो दे रहा उसके लिए हमने कॉल सिनेरियर नहीं ओपन करना है। हमने क्या करना है, हम डिबेंचर अलॉटमेंट वाले में से ही वो पर्टिकुलर अमाउंट माइनस कर देंगे। तो देखो यहाँ हिंट के लिए मैंने लिखा है कि हमें 100 डिबेंचर्स वालों ने 15 रुपए की ये अलॉटमेंट नहीं पे की, तो इसलिए हमने 1500 माइनस करके 75,000 में से फिर 73500 यहां लिखा है, और देखिए दोनों का टोटल हमने बैंक में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फिर से वही 5000 डिबेंचर्स हैं, और देखो यहां भी अब आपको हिंट पता चल रहा है कि हमारी ये कॉल 30 रुपए की है, तो 1.5 लाख हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फिर से वही है, शेयर की जगह पर 12% डिबेंचर नाम आ जाएगा, यहां शेयर कैपिटल की जगह पर 12% डिबेंचर्स अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। रेस्ट ट्रीटमेंट सेम वही है। ये हमने 1.5 लाख ड्यू कर दिया। जब हम ये रिसीव करेंगे तो देखो क्या होगा। अब हमें दो बातों का ख्याल रखना है। हमें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ये गिवन था कि जिस बंदे ने यहाँ अलॉटमेंट नहीं दी उसने हमें यहाँ पर पेमेंट कर दी। तो अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमारे पास जो अलॉटमेंट अकाउंट था ना वो डेबिट तो हुआ था 75,000, लेकिन क्रेडिट हुआ था 73,500। दैट मीन्स 1500 का अभी भी वो डेबिट में पड़ा है, और अब हमने क्या करना है, हमने यहां पर उसे क्रेडिट कर देना है। माना ये जाएगा कि अब ये हमें 1500 रुपए मिल गए, ठीक है ना, यही बताया होता ना हमें क्वेश्चन में। तो हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया और हमारा अकाउंट भी क्लोज हो गया अब अलॉटमेंट वाला। अब फर्स्ट कॉल हमारे पास थी 1.5 लाख की, तो यहां 1.5 लाख आया।
लेकिन अब बहुत ही ध्यान से देखिए, हमें ये 400 वाले ने कॉल्स इन एडवांस दिया था, तो हमें इसे एडजस्ट भी तो करना होता है ना। जब कॉल्स इन एडवांस एक्चुअली में रिसीव होता है स्टार्टिंग में, तब हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब हमने उसे एडजस्ट करना है तो क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं। तो 400 डिबेंचर्स हैं और 30 रुपए का ये फर्स्ट कॉल थी, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 30, 12,000 यहां एडजस्ट हो जाएगा। एंड कुछ इस तरीके से हम प्लस माइनस कर हम डेबिट ये क्रेडिट्स का टोटल कर डेबिट 12,000 ये माइनस कर ये अमाउंट पता लगा सकते हैं। नहीं तो आप दूसरी तरीके से भी समझो तो 1.5 लाख में से 12,000 हमें पहले ही मिल गया था, वो माइनस कर दो, 1500 अब मिला है वो ऐड कर दो, तब भी आपके पास यही सेम अमाउंट ही उभर कर आएगी। नेक्स्ट देखो, हम अब लास्ट जो हमारी सेकंड एंड फाइनल है, तो हम 12% डिबेंचर्स सेकंड एंड लास्ट या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट लिखेंगे। फिर से वही 5,000 हमारे डिबेंचर्स हैं और 45 रुपीज की हमारी ये फाइनल कॉल है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ड्यू करेंगे, और जब रिसीव करेंगे तो फिर से वही एक बात ध्यान रखनी है कि कॉल्स इन एडवांस, अब जो बचा हुआ बैलेंस है, क्योंकि 12,000 हम फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर चुके हैं, बाकी का बचा हुआ 18,000 हमें यहां पर एडजस्ट करना है, तो इसलिए हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स सेकंड एंड लास्ट या फाइनल कॉल अकाउंट। तो कुछ इस तरीके से हमारी ये जर्नल एंट्रीज पास हो जाएंगी। अब देखो, आपको जो हिंट दिया हुआ था वो कैश एट बैंक का टोटल बताया हुआ था। मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ये टी शेप में ऐसे बनाया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये बनाने के लिए कहा नहीं गया है। आप अगर चाहो तो आप सिर्फ बैंक वाली जो जर्नल एंट्रीज हैं, क्योंकि सारी डेबिट्स वाली ही हैं, कोई क्रेडिट वाली है नहीं है, तो आप ऐड कर देख सकते हो, तब भी आपके पास ये 5 लाख का बैलेंस ही आएगा। लेकिन मैंने आपको ये शो किया है, तो देखो कुछ इस तरीके से जब हम हर जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, जैसे आप क्लास 11 में पोस्टिंग सीख कर आए हो, तो कुछ इस तरीके से जब हम पोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास कैश एट बैंक का टोटल आप देख सकते हो उतना ही 5 लाख ही निकल रहा है। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी पेज पर हमारे पास प्रीमियम के केस के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन नंबर 6 है। Navlakshmi Limited invited applications for issuing 3,012% debentures of ₹100 each at a premium of 50 per debenture। फुल अमाउंट एप्लीकेशन पर ही मंगवाया गया है, तो हमें सिर्फ वो 2 जर्नल एंट्रीज ही पास करनी पड़ेंगी, मतलब एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशंस लेकिन हमें रिसीव हुई हैं 4,000 डिबेंचर्स की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बनकर आ गया। एप्लीकेशंस हमने 1,000 डिबेंचर्स की रिजेक्ट ही कर दी हैं और उनका एप्लीकेशन मनी हमने रिफंड ही कर दिया है। डिबेंचर्स वर अलॉटेड टू दी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, बाकियों को अलॉट कर दिए गए हैं। हमने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन दी बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी लिमिटेड। तो देखो, ये मैंने आपको डायरेक्टली ही समझा दिया है, इसके लिए मैंने कोई प्रोरेटा टेबल नहीं बनाया जैसे हम शेयर्स के केस में बनाते थे, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। बस वही चीज याद रखनी है, शेयर की जगह पर वर्ड डिबेंचर लिखा हुआ आता जाएगा। 4,000 डिबेंचर्स हमें अप्लाइड हुए थे, लेकिन हमने अलॉट किए थे सिर्फ 3,000, 1,000 हमने रिजेक्ट कर दिए थे। तो देखो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सिंपल है। हम हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, मतलब हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है। हमें जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है वो 150 रुपए के हिसाब से, और कितने डिबेंचर्स पर रिसीव हुआ है, 4,000 डिबेंचर्स पर। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हम ओवर सब्सक्राइब्ड नंबर ऑफ डिबेंचर्स के हिसाब से ही करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 6 लाख रुपीज हमें रिसीव हुआ है। लेकिन
अब जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी उसमें क्या करेंगे, उसमें हम जितनी फेस वैल्यू में ट्रांसफर होनी चाहिए उतनी फेस वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे, जितना प्रीमियम में ट्रांसफर होना चाहिए उतना हम प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, और जितनों को हमने रिजेक्ट कर दिया है उतनों के हिसाब से हम टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यही सेम 6 लाख। लेकिन जब हम 12% डिबेंचर्स अकाउंट करेंगे तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन, जैसे मैं कहती थी कि शेयर्स के केस में शेयर्स अलॉटेड के हिसाब से चलता है, इसमें भी जितनों को हमने अलॉटमेंट दी है डिबेंचर्स को उसके हिसाब से ही हम यहाँ फेस वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे, मतलब डिबेंचर्स में फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करेंगे। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां आ गया 3 लाख। अब 50 रुपए का प्रीमियम था तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 50 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा 1.5 लाख। बाकी का देखो 1000 को हमने रिजेक्ट कर दिया है, उन 1000 वालों ने हमें 150 रुपए के हिसाब से पैसे दिए थे तो हमने 150 के हिसाब से ही उन्हें उनके पैसे वापस कर देने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। चलिए अब डिस्काउंट का भी एक केस देख ही लेते हैं। देखो डिस्काउंट से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास पेज नंबर 8.47 पर अवेलेबल है एंड इट इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। आपको पता चल गया कि हम जब प्रीमियम का केस होता है तो हम प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं। तो अब आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए कि अब अगर डिस्काउंट का केस है तो हमें डिस्काउंट को ऑपोजिट इफेक्ट देना है। दैट मीन्स हमें डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे कौन सी अकाउंट में कौन सी अमाउंट आएगी। पास जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ श्रद्धा लिमिटेड when the company issued 5007% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, ignoring writing of डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब ये अलग कंसेप्ट है, डिस्काउंट को राइट ऑफ भी किया जाता होता है, ये हम बाद में आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ अगर यहां तक का कंसीडर करें तो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं और डिस्काउंट पर इशू किए गए हैं। जब कुछ ना लिखा हुआ हो कि इंस्टॉलमेंट्स कैसी हैं तो माना यही जाता है कि हमने सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मंगवा लिया। तो चलिए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री। देखो अब एक बात तो आपको पता चल गई है कि हमने डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करना है। अब दूसरी बात भी समझिए कि क्या होगा जब हम ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि इस बार हमें 7% लिखा हुआ था तो इसलिए हमने साथ में ये प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज किया है। देखो जैसे प्रीमियम के केस में हमने प्रीमियम ऐड कर फिर मल्टीप्लीकेशन की थी, यहां क्या किया जाएगा, हमारे पास डिबेंचर्स थे 5000 के, हमने अब डिस्काउंट माइनस कर देना है फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है। दो तरीकों से मतलब ये कैलकुलेशन हो सकती है। जैसे आपको 100 रुपीज फेस वैल्यू बता रखी है और आपको 6% डिस्काउंट बता रखा है। सबसे पहली बात तो ये है, हमेशा ये बात याद रखनी है कि जब भी हमें कोई परसेंटेज दी हुई हो तो उसे फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करना है और फिर रुपीज कैलकुलेट करना है। कई बार हो सकता है यहाँ 200 हो तो आप 6% अगर कैलकुलेट करोगे तो वो 12 रुपए बनेगा, वो 6 रुपए नहीं बनेगा। तो इसलिए इस तरीके से परसेंटेज को पहले फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, रुपीज में कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद देखो या तो 100 में से 6 का डिस्काउंट माइनस कर आप यहाँ 94 रुपीज लिखकर मल्टीप्लाई कर लो, तब भी 4,70,000 ही आएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, 5 लाख टोटल फेस वैल्यू है, इस 100 और 5000 का मल्टीप्लीकेशन, इसमें से 6% आप माइनस कर दो। 5 लाख का 6% कितना होता है, 30,000 होता है ना, इसलिए 5 लाख में से 30,000 माइनस कर दोगे तब भी आपके पास 4,70,000 ही आएगा। आपको जैसे कैलकुलेशन ठीक लगती है आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर वही सेम डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की नरेशन साथ में लिख दी जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग दी डिस्काउंट।
अब दूसरी जो जर्नल एंट्री होती थी, हम नॉर्मली करते थे, अगर पार का केस होता था, हम करते थे ये कि डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, यहाँ एप्लीकेशन नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, यहाँ सिर्फ डिबेंचर है। तो 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, हम ये नॉर्मली एंट्री करते थे। अब क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमने डिस्काउंट को डेबिट करना है, तो देखो यहां पर ऐसा कुछ ही किया हुआ है, साथ में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट किया गया है। फिर से वही बात याद रखनी है, डिबेंचर्स में फेस वैल्यू आती है, तो आप 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करोगे तो यहां तो आएगा 5 लाख, और डिबेंचर एप्लीकेशन जो ऊपर एंट्री में खुला है जिसे हम यहां पर डेबिट कर रहे हैं वो है 4,70,000। तो देखो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पर ही निकल रही है, और इसीलिए आपको ये बताया गया था कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को आपने डेबिट करना है, तो इट विल बी 30,000 इन दी डेबिट साइड। तो कुछ इस तरीके से हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को भी ट्रीट कर सकते हैं, या सिंपली हम कहेंगे पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में कुछ इस तरीके की जर्नल एंट्रीज कर हम डिबेंचर्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो आज का ये सेशन रहा, इसमें हमने जो ये तीनों केसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर रहा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम हमारे इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।